नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ टीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पुनः 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं, टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा के स्पीकर को। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने दोस्तों, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर एम.एन. अंसारी। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरावली। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, तांबा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दोस्तों, मांदरी नृत्य कौन करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुरिया जनजाति। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने दोस्तों, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उरांव। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्पीकर। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लिखित करता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 310। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने, भारतीय संस्कृत में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, काम को। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, महर्षि कणाद को। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने, भारतीय संस्कृत के अंतर्गत रीत का अर्थ है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियम। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने दोस्तों, महाभारत काल में महानदी का नाम था। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चित्रोत्पला। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, 10% का नियम किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मीथेन। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने, निम्न में से कौन सा जल गैस है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, CO+H2, जहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन है। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने दोस्तों, किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1984 में। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने दोस्तों, इनमें से कौन सी प्रत्यक्ष रूप से हरित गृह गैस नहीं है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, SO2। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने, एंटासिड होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये एक भस्म होते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने, संक्षारण के उदाहरण हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने दोस्तों, इनमें से कौन है जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, घास, बकरा, आदमी। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने, निम्न में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, BV गिरी।
प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने दोस्तों, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5वीं लोकसभा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने दोस्तों, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, निर्माण उद्योग को। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने दोस्तों, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 41 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रोफेसर सी रंगराजन समित ने। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 आपके सामने, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रसायन को। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं, जो कि आपके सामने है, देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्न में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पावरलूम सेक्टर में। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने दोस्तों, भारत सरकार ने विनिर्माण नीति कब जारी की थी? तो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4 नवंबर 2011 को। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सी जोड़ी जो कि मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध तथा वर्ष से संबंधित है सुमेलित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने दोस्तों, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने दोस्तों, इनमें कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी रही है? सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चेर, जो कि पुडुचेरी। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने, इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता एवं वर्ष सुमेलित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लखनऊ समझौता। प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सर जॉर्ज वार्लो के समय हुआ था। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने दोस्तों, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 243 डी, जो कि चौथा ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 233 में। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने, यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 39 आपके सामने, जरवा जनजाति पाई जाती है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, निकोबार द्वीप में। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्वेताश्वर उपनिषद का। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 3 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 42 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने, निम्न यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वीडन। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आर्कटिक काउंसिल के सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जर्मनी। प्रश्न नंबर 45 आपके सामने दोस्तों, चिचन्या स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रूस में। तो प्रश्न नंबर 46 आपके सामने दोस्तों, प्रत्येक वर्ष होने वाले भारतीय प्रवासी दिवस की शुरुआत हुई थी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2003 में। प्रश्न नंबर 47 का सही जवाब होगा
बोलिए। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रजनी कोठारी ने। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 48 पे। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने, एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो प्रश्न नंबर 49 है आपके सामने, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा, जबकि इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कब नहीं होगा? जब अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हों। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 50 है आपके सामने दोस्तों। प्रश्न नंबर 50 को ध्यान से देखिएगा। यह है पहला कथन है, इसमें भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है। और इसका जो दूसरा कथन है, भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। तो आपको निष्कर्ष देना है इसमें। पहला निष्कर्ष होगा दोनों सही, दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर जो है ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है, जबकि बी है दोनों ए तथा आर सत्य हैं परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है, जबकि सी है आपके सामने ए सही है परंतु आर गलत है, जबकि डी है आपके सामने ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दोनों ए तथा आर सत्य है परंतु आर जो है ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस तरह से 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज समाप्त होती है दोस्तों। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।